आज हम लोग ये अपना सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। और इस सीरीज में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स क्लास 12th के लिए। ठीक है। और इसमें जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को लेकर। ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन वो क्वेश्चन क्या है अपना अपना क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन स्मॉल चार्जेज, है ना। इसमें दो चार्ज हमको गिवन है, एक 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम और सेकंड क्या है 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर एफर्ट इन एयर। तो जब भी हमको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, गिवन क्या क्या वो लिख लेना है। ठीक है। तो गिवन अपने पास क्या है, सबसे पहला है कि हम Q1 मान लेते हैं पहला चार्ज को। इसकी वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम। और Q2 अपने पास क्या गिवन है 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम। और हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, r की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर, है ना। इसको अगर हम मीटर में करना चाहेंगे तो 30 इंटू टेन रेज टू दावर माइनस 2, अगर हम इससे गुना कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे लिए मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.3 मीटर। तो सारे यूनिट्स हमारे एसआई सिस्टम में हो गए। तो अभी हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हमको पता है कि कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 टाइम्स Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसके लिए, जब हम ईयर में बात कर रहे हो। ठीक है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट आया यहाँ पर। और इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है वो कितनी होती है 9 इंटू टेन रेज टू दावर 9। अब हम गुना कर लें, अपनी चार्ज Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम और इंटू 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम। ओके, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या 0.3 मीटर की स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 9 टाइम्स 2 टाइम्स 3 और हम 10 रेज टू दी पावर कर दें क्या, यहाँ से अपना हो गया 9 और ये अपना हो गया 10 रेज टू दी पावर माइनस 14, 7 7 14 हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 0.09। ठीक है, अगर हम यहाँ से डेसिमल को हटा दें यहाँ से तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू टेन रोज टू द पावर प्लस 9 इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस 14 और इसके लिए ऊपर में 10 टू द पावर 2 इसके लिए। ओके, अपॉन 9 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट क्या बचेगा, ये 6 आ गया हमारे पास वैल्यू। और यहाँ पर आप देखो ये प्लस 9 और यहाँ प्लस 2, तो ये अपना कितना हो गया प्लस 9 और प्लस 2 प्लस 11, है ना। तो बचा कितना 10 टू द पावर माइनस 3 और इसका यूनिट कितना हो जाएगा, दिस इज योर यूनिट ऑफ न्यूटन, है ना। तो हमारा आंसर आ गया कितना 6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। दैट मीन्स ये जो दो चार्ज हमारे पास गिवन है 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7 कूलम और 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7 कूलम, ये एक दूसरे को 6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 न्यूटन के फोर्स से क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। क्योंकि दोनों चार्ज क्या है आपका, दोनों ही चार्ज क्या है सेम चार्ज, इसलिए क्या होगा यहाँ पर आपका रिपल्सन होगा। ओके, बेसिकली योर रिपल्सिव फोर्स। क्लियर होगी बात। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको, इस क्वेश्चन में आपने को पूछा गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, है ना, दैट इज 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge that is minus 0.8 microcoulomb in air. ठीक है, is 0.2 न्यूटन। what is the distance between two charge sphere, ठीक है, and what is the force on the second sphere due to first sphere। ठीक है,
तो इसको अगर हम सॉल्यूशन करें, सेम प्रोसेस आपको लागू करना है। गिवन क्या हो सबसे पहले हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। Q1 अपने पास गिवन क्या है 0.4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगी 0.4 टाइम्स 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है। सिमिलरली Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -0.8 माइक्रोकूलम। इसको अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। हो गई अपने काम। और फिर क्या गिवन है, फोर्स गिवन है। यहाँ देखिए दो चार्ज क्या है, एक पॉजिटिव में गिवन है और एक नेगेटिव में गिवन है। ओके 0.2 न्यूटन। तो अगर आप इधर ध्यान से देखिएगा तो जो फोर्सेस की जो वैल्यू है वो फोर्सेस की वैल्यू एक आपका पॉजिटिव में गिवन है, ये आपका पॉजिटिव में गिवन है और ये आपका किस में नेगेटिव में गिवन है। तो दैट मीन्स ये जो फोर्स है ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और किस मीडियम में बात किया, ये इन एयर मीडियम की बात हो रही है। बात समझ में आ गई। तो फोर्स की फार्मूला होती है हमारी 1/4πε0 फ्री स्पेस और एयर मीडियम के लिए Q1 टाइम्स Q2/r²। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को अगर हम इधर ले आए तो ये r² बचेगी यहाँ पर और ये कितनी बचेगी Q1 Q2 टाइम्स अपॉन f और इस गुणे को ऐसे हम रख देते हैं 1/4πε0। इसकी वैल्यू तो हमको पता है। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। r², Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 को वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर हम फिर से माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, केवल यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को वैल्यू लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन r² की वैल्यू तो हमको निकालनी थी, r हमने इधर ले आया। फोर्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.2 न्यूटन। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁹। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। ओके, तब देखिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी। यहाँ से अगर हम डेसिमल को निकाल दें यहाँ से और यहाँ से तो नीचे 100 आ जाएगा और इस डेसिमल के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा देखिए 4 टाइम्स, मैं पहले लिख लेता हूँ कांस्टेंट सबको, फिर मैं पावर वाले पार्ट को लिखूंगा, इंटू 9 अपॉन में कितना आएगा अपना 2। ठीक है, और फिर एक नीचे जो आ जाएगा वो हो जाएगा 12 10⁻⁻13 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये कुल मिलाकर हमारा वैल्यू आ रहा। तो ये वैल्यू को आप देखिए, इसको अगर हम कैंसिल कर दें 2 2 4 हो जाएगा। तो फिर इसको पूरा सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आपका आएगा कितना 9 8 जा आपका हो गया 72 और 72 जो कितना हो गया 144। अब इसको आप देखिए ये कितना बच गया आपका 10⁻⁻⁴। ये किसकी वैल्यू आ गई r² की वैल्यू आ गई अपनी। तो अगर हम r की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो इसको अंडर रूट में करना पड़ेगा 144 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको कैसे हम लिख सकते हैं, आप देखिए इसको 144 को 12 इंटू 12 हम लिख लेंगे और इसको 10⁻⁻² टाइम्स 10⁻⁻²। यहाँ से एक निकल जाएगा और यहाँ से एक निकल जाएगा। तो बेसिकली ये बचेगा 12 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है। अब जब इसको हम लिखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 0.12 मीटर, है ना। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दैट मीन्स जो फोर्स लग रही थी दो चार्ज के बीच में, तो वो दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस में था आपका 0.12 मीटर में। मतलब ये जो आपका चार्ज Q1 था और ये जो आपका चार्ज Q2 था, इनके बीच में जो R की वैल्यू कितना है 0.12 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा क्या गया, ये था हमारा पार्ट ए वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट बी में क्या पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ये फर्स्ट वाला सेकंड पे, मतलब फर्स्ट वाला के कारण फर्स्ट वाले पे सेकंड
वाले के कारण कितना फोर्स लग रहा है, ये आपको निकालना है। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, है ना। इसके कारण, पहले के कारण दूसरे में कितना फोर्स लगा, हमको पता है ये दोनों फोर्स इक्वल होता है तो फोर्स में कोई चेंज होगा नहीं होगा। कितना होगा, सेम होगा। कितना होगा, सेम फोर्स लगेगा, दैट इज 0.2 न्यूटन फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। बात समझ में आ गई, बस इतनी सी चीज थी। क्लियर है, ये अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, चेक द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई टाइम्स एम पी इज डायमेंशनलेस। लुक अप a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signifies, है ना। ये क्वेश्चन को मैं थ्योरी में भी डिस्कस किया हूँ, आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, रेशियो क्या गिवन है अपने पास, के ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन जी एम ई टाइम्स एम पी। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में गिवन क्या है। यहाँ पर जो जी की वैल्यू है, जी आपका क्या है, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या आपका जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गई। ठीक है, और के क्या है आपकी, ये जो कांस्टेंट है, ये जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, के आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आपको पता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या की वैल्यू, के की वैल्यू 1/4πε0। किसके लिए, फ्री स्पेस, है ना। और इसका यूनिट भी हमको पता है। तो और जी की जो कांस्टेंट होती है, इसकी यूनिट भी हमको पता है। तो कुल मिलाकर हम सारे के यूनिट्स अगर हम लगा दें तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा आंसर। तो जी की जो यूनिट होती है, इसके डायमेंशन अगर आपको याद होगी तो ये क्लास 11 का कंसेप्ट है। इसकी यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो इसकी यूनिट होती है आपकी कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी पर के जी स्क्वायर होती है, के⁻²। सिमिलरली अगर आपको देखना हो के की डायमेंशन, तो के की जो यूनिट होती है, के की यूनिट कितने की होगी, ये हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा क्या है, चार्ज। तो ई के स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे आप, कूलम स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम केजी में डिफाइन करेंगे, और मास ऑफ प्रोटॉन को भी हम किस में डिफाइन करेंगे, केजी में डिफाइन करेंगे। तो ये सारे वैल्यूज जब हम डाल देंगे तो ये जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख लें तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और चार्ज के लिए कितना, कूलम की स्क्वायर। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हमारी वैल्यूज आ जाएगी, और नीचे आप आ जाइए, नीचे कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और दो मास है तो कितना हो जाएगा आपका वो केजी स्क्वायर। ये दोनों अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आप इसके डायमेंशन अगर देखोगे तो कुछ नहीं बचा, मतलब m0 l0 t0। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी डायमेंशन लेस होगी। इसमें कोई डायमेंशन है तो क्या हो गई आपकी डायमेंशन लेस। यही प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि ये क्या सिग्निफाइज करता है। ठीक है, तो ये क्या सिग्निफाइज करते हैं, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये रेशियो सिग्निफाइज कर रहा है। क्या, ग्रेविटेशनल जो आपकी फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का जो रेशियो डिफाइन कर रहा है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो किसके साथ, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ देखें तो इसको आप देखो, जी के लिए क्या लिखते हो, जी के लिए जो हम लिखते हैं फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r²। और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर हम ऐसा कंसिडर कर लें, एक को मास और एक को हम इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लें और एक को प्रोटॉन कंसिडर कर लें। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है और ये अपना क्या है, प्रोटॉन है। ये एक सर्टेन डिस्टेंस में क्या है,
एक सर्टेन डिस्टेंस r में है, तो इसकी जो मास होगी क्या होगी, m होगी। इसकी जो मास होगी, मास ऑफ प्रोटॉन mp लिखेंगे। इसकी जो चार्ज होगी वो भी e होगी, और इसकी जो चार्ज क्या होगी वो भी e होगी, मैग्नीट्यूड में, है ना, ये मैग्नीट्यूड में। ये आपकी मास हो गई दोनों के लिए, और ये आपकी चार्ज हो गई। तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिख लें तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली कितना आएगा, आप इसको अगर देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसकी रेशियो का हम निकाल सकते हैं, और ये रेशियो एक्चुअली आपका कैलकुलेट होके आ जाएगी। ये रेशियो कैलकुलेट जब आप करोगे, सारे वैल्यूज डालोगे, तो ये आपका जो वैल्यू देगा, ये वैल्यू आपका देगा, सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रिक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की जो रेशियो होगी ये आपको दे देगी 1 अपॉन, ये नियरली आता वैल्यू 2 इंटू 2.3 इंटू 10⁻39, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे इस तरीके से तो एफ ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स एफ जी, है ना। दैट मीन्स एफ ई टाइम्स एफ जी का जो वैल्यू होगा, इसकी ऑर्डर केवल हम लिखें क्योंकि मैग्नीट्यूड अपने आप में बहुत ज़्यादा है, इसलिए केवल हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ये 10⁻39 का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना है, 10⁻39 गुना है। तो कुछ बुक्स में आपको ये 10⁻40 भी गिवन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वैल्यू को भी लिख सकते हो। इसी क्या बेसिकली शो कर रहा है, ये जो रेशियो शो कर रहा है, ये रेशियो शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो डिफाइन कर रहा है। समझ में आ गई बात, ये रेशियो है, ठीक है। और ये रेशियो कितना होते हैं, 10⁻39, ये याद रखना आपको, ये कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 का आप देखिए, ये क्वेश्चन क्या बताया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मतलब कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बताते हैं। एक्चुअली तो थ्योरी का पोर्शन है, मैंने डिस्कस करके रखा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही तो कुल मिलाकर बात है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इसका मतलब जब भी हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब यहाँ कोई इस तरीके का बॉडी है, यहाँ से कोई ऐसा बॉडी में हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे। अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो किस फॉर्म में होगा, वो इंटीजर का फॉर्म में होगा, एनी का फॉर्म में होगा। बस यही है क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब जब भी हम चार्ज करेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, है ना, ई का, और ये प्लस माइनस का फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब जब भी हम चार्ज देंगे तो जो मिनिमम चार्ज का क्वांटा है दैट इज ई है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा। मतलब ई जा सकता है, 2e जा सकता है, 3e जा सकता है, और ये माइनस में भी जा सकता है, -e जा सकता है, -2e जा सकता है, -3 जा सकता है। इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होगा, क्वांटाइज्ड होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। मतलब जब हम लार्ज बॉडी की बात करते हैं तब हम उसको क्यों इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। इसके दो कारण है, बेसिकली आप समझ सकते हो। क्या बात है अपना, लार्ज स्केल चार्ज की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल चार्ज। तो लार्ज स्केल जब चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्केल की ही बात कर रहे हैं, है ना। क्यों बात कर रहे हैं, इसके लिए भी एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जब हम लार्ज स्केल चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मास होगा, ह्यूज चार्ज है ना भाई ये। तो ह्यूज चार्ज के लिए ये जो क्वांटा है ई, जो है ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए
मैक्रोस्कोपिक जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसलिए हम लोग, और उस जगह में ये जो क्वांटा का जो बात कर रहे हैं ना, ये जो क्वांटा का जो बात कर रहे हैं, है ना, इस क्वांटाइजेशन का जो चार्ज है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कंटिन्यूअस फॉर्म में। ये क्वांटा की टर्म नहीं रहती, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्वांटम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो, इसको आप समझ सकते हो कि क्लासिकल फेनोमेना ये लार्ज स्केल चार्ज, ठीक है। ये आपका क्या है? क्लासिकल व्यू है ना। और ये बेसिकली आप एक साइंस फिजिक्स का पार्ट है, इस थोड़ा बहुत आप लोग सुने होंगे। ये क्वांटम व्यू है। जो मिनिमम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो क्वांटम व्यू होता है, और जब मैक्रोस्कोपिक बात करेंगे तो क्या होगा? क्लासिकल व्यू होगा। बात समझ में आ गई बात? मोटे तौर पर आप इतना समझिए, डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे क्वांटम मैकेनिक्स समझो उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है? पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास रॉड है, उसको हमने किसके साथ रगड़ा? सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा। चार्जेज अपीयर ऑन बोथ, तो चार्ज क्या होगा? जब क्लॉथ के साथ हम ग्लास या सिल्क किसी के साथ भी रगड़ेंगे तो दोनों में चार्ज अपीयर होगा। ए सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। ये फेनोमेना बहुत सारे बॉडीज के पेयर के साथ हो सकता है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैंने जब मेथड ऑफ चार्जिंग बताया था आपको, है ना, उस जगह में मैंने डिस्कस किया था कि जो इंड्यूस चार्ज होती है वो टोटल कितना होती है? 0 होती है। मतलब अगर हम ग्लास को किसके साथ रब कर रहे हैं? सिल्क के साथ। तो बात समझिए, अगर कोई इसमें से कोई एक पॉजिटिव होगा, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली कोई चार्ज नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? इसका मतलब अगर कोई चार्ज दिया है ना, तो सर्टेन बात है किसी ने चार्ज क्या होगा? लिया होगा। जो लिया है वो नेगेटिव हो गया, और जो दिया है क्या है? वो पॉजिटिव हो गया, है ना। बात समझ में आएगी? तो जो नेट इंड्यूस चार्ज होगी, ये तो इंड्यूस्ड हुआ ना, ये पॉजिटिव क्या हुआ? इंड्यूस्ड हुआ। और ये नेगेटिव भी क्या हुआ? इंड्यूस्ड हुआ। तो कुल मिलाकर जो चार्ज हो गई वो क्या हो गई? अपनी 0 हो गई। मतलब अगर +5 किसी में चार्ज एराइज हुआ है तो इसका मतलब जिसके साथ उस बॉडी को हम रब किए उसमें जाहिर सी बात है -5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? नेगेटिव एराइज हुए। इसके दोनों को कैंसिल हो जाएगा, तो नेट चार्ज कितने होंगे आपके? 0 हो गई। इसीलिए क्या होता है, ये जो फेनोमेना है, जो कंजर्वेशन चार्ज है वो क्या करता है? कंसिस्टेंट है, वो हर जगह एग्जिस्ट करता है ना। मतलब क्या बात है, अगर हमारा सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम से मास का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह में पॉसिबल नहीं है, तो उस जगह में क्या होगा? हमारा चार्ज कंजर्व होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है? 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD are located at the corners of a square of side 10 centimeter. What is the force on charge plus, है ना, 1 माइक्रोकूलम placed at the center of square? इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना, और इस क्वेश्चन को करना भी चाहिए आपको। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया गया है? एक स्क्वायर बताया गया है ना। स्क्वायर क्या बताया गया? इस तरीके से अपने पास एक स्क्वायर बताया गया, और इसके सारे साइड्स की वैल्यू देके रखा है 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का हम पॉइंट मान लेते हैं, ये अपना A कॉर्नर, ये B, ये C और ये D। और क्या बोला गया? हर एक पॉइंट पे, हर एक कॉर्नर पे क्या किया गया है? चार्ज प्लेस किया गया है, A में, B में, अपना C में और अपना D में। तो चारों जो जगह में प्लेस किया गया चार्ज कितना? यहाँ पर कितना प्लेस किया गया है? 2 माइक्रोकूलम। B में कितना प्लेस किया गया है? -5 माइक्रोकूलम। ठीक है। C में कितना प्लेस किया गया है? 2 माइक्रोकूलम। ठीक है। और D में फिर कितना प्लेस किया गया है? -5 माइक्रोकूलम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप इसको अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे अपना लोग।
ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम में पीछे चले जाओगे। ये लेंथ 10 सेंटीमीटर का देख कर रखा है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो अगर इसका सेंटर में यहाँ पर कितना रखा गया 1 माइक्रोकूलम, सारे चार्ज माइक्रोकूलम में है। ठीक है, इसलिए मैं फिर इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके मतलब क्या है, इसके कारण फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसके कारण फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो इधर से लगने वाली फोर्स और इधर से लगने वाली फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेगा, आपका कैंसिल कर देगा। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी +2 कूलम है और यहाँ भी +2 कूलम है। ये इसको रिपल करेगा इधर और ये इसको रिपल करेगा। क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगी, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो कुल मिलाकर जो नेट फोर्स लगेगा उस जगह में कितना लगेगा, उस नेट फोर्स की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो कितना लगेगा, इस फोर्स का हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसको आप कैसे निकालोगे, ठीक है, तो देखो इसको तो काफ़ी पूरा के पूरा कैलकुलेट कर लो। जैसे कि मैं आपको बेसिक प्रोसेस बता देता हूँ जिसमें आप कैलकुलेट करते हो। तो हमारे पास जो गिवन है साइड ABC है ना, आप ऐसे लिखोगे एग्जाम के लिए CD प्लस इक्वल टू D, ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और फिर हम अगर डायगोनल से इसके कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी और BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप निकाल के देखना, दोनों बराबर होगा। ठीक है, और ये कितना होगा 10√2, ये कॉमन सी चीज़ है। सिमिलरली अगर OC और OD की हम वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ सेंटर की पॉइंट क्या है आपके, O है। ठीक है, तो अगर हम OC की वैल्यू निकालना चाहें, ये OC और इधर वाली OD है ना, तो OC इज इक्वल टू OD की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी 5√2। क्लियर है, क्योंकि हमको इस जगह पे फोर्स निकालना है इसलिए हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्लियर है बात। अब इसमें देख लो कि अगर हम इसकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आप ध्यान से इस बात को केवल देखो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, टाइम की बर्बादी होगी। आप बस वो कंसेप्ट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो, सिंपल सी बात है। मैं डॉटेड लाइन में बना कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर फिर एक चार्ज है हमारा -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पर फिर एक अपना चार्ज है कितना, -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और यहाँ पर अपना कितना है 2 माइक्रोकूलम। तो देखो यहाँ पर हमको सेंटर में कहीं चार्ज दिया कितना, O में, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है और ये पॉइंट O है। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया +1 माइक्रोकूलम, 1 यूनिट का चार्ज। तो इसके कारण जो होगा, D के कारण जो होगा उसको B कैंसिल कर देगा, बात समझ में आएगी। और A के कारण जो होगा उसको कौन कैंसिल कर देगा, C कैंसिल कर देगा। आप कैलकुलेट कर लेना कोऑर्डिनेट सिस्टम बैठा के, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट जो फोर्स होगा इस जगह में F नेट जो होगा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। बात समझ में आ गई। आप इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरी कैलकुलेशन कर लेना, आपको आंसर इसकी मिल जाएगी। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज कंटिन्यूअस कर्व, okay, that is field line cannot have a sudden break, why not। ठीक है, ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होती है, हमारा फील्ड लाइन्स क्या होती है, एक हम लोग आंसर बना रहे हैं। फील्ड लाइन्स क्या होता है हमारा, कंटिन्यूअस होता है, ये हमने पढ़ा था फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज में, है ना। तो जब फील्ड लाइन्स कंटिन्यूअस होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा चार्ज होती है ना, वो कैसा एक्सपीरियंस करती है फोर्स, चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, कॉज इसकी कारण हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कॉज अ चार्ज एक्सपीरियंस ए कंटिन्यूअस फोर्स, फोर्स अपना कंटिन्यूअस होगा तो फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूअस होने चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि जो फोर्स है, फोर्स को कैरी कौन करता है, लाइन कैरी करता है, फील्ड लाइंस कैरी करता
होता है। इसलिए अगर फील्ड लाइंस ब्रोकन हो जाएगा कहीं भी तो फोर्स क्या हो जाएगा, आपकी ब्रोकन होगी, इस जगह में फोर्स नहीं लगेगी, जो कि तब पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? इसकी मैं आंसर्स नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि दो फील्ड लाइंस, मान लीजिए एक फील्ड लाइंस इस तरीके से और एक फील्ड लाइंस इस तरीके से। क्वेश्चन है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता। देखो एक बात, अगर इस जगह में इंटरसेक्ट किया होगा, अगर किसी भी जगह मान लेते हैं अगर इंटरसेक्ट किया है हमारा, अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी ना। किसी सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी तरह एक ही साइड होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन तो होगी नहीं। तो अब इस जगह में देखो, इसके लिए जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किधर होगा और इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी एक ही पॉइंट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको आप लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ टू फील्ड लाइंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ईच अदर, अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, एट ए पॉइंट, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ई की वैल्यू, देन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ई वेक्टर का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो, क्या करेगा ये, शो करेगा कितना, टू डायरेक्शंस है ना, एट दैट पॉइंट, बट which is not possible exactly, ठीक है, which is not possible, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शंस नहीं हो सकता। हैंस लिख दोगे, हैंस क्या, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, हैंस टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन पूछा है बहुत बार एग्जाम में, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है 8 नंबर क्वेश्चन, पहला चैप्टर का। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है कि 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, पहले आप जब भी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आप ऐसे क्या करोगे, अंडरलाइन करते हुए चलोगे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 चार्जेस गिवन है, एक QA गिवन है और एक QB गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन QA का वैल्यू कितना हो गया, 3 माइक्रोकूलम है ना। इसको अगर हम कूलम में लिखेंगे तो 3 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, और QB की वैल्यू ये नेगेटिव दिया है माइनस में, -3 माइक्रोकूलम, इसको जब लिखेंगे तो -3 × 10⁻⁶ कूलम। बेसिकली अमाउंट सेम है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, और R की वैल्यू कितना दे दिया गया, 20 सेंटीमीटर अपार्ट। इसको लिख सकते हैं 20 × 10⁻² मीटर, ये हमारे पास गिवन है। अब क्या है, अब देखो कि जो चीज़ें अपने पास गिवन है वो क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहला है कि हमारे पास जो गिवन है वो है 2 चार्जेस गिवन है, एक चार्ज यहाँ पर जिसको हम ए चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरी चार्ज हमारा यहाँ पर है बी पॉइंट पे, वो चार्ज हमारा क्या है, QB है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज हमारा क्या है, QB है, यहाँ पर चार्ज अपना कितना है, QA है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये सेपरेटेड बाय है कितने डिस्टेंस से, वो अपना है R डिस्टेंस, और R की वैल्यू कितना दे के रखा है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर है ना, ये हमारे पास गिवन है। ओके, QB की वैल्यू भी गिवन है, ये देखिए QB की जो वैल्यू है ना ये नेगेटिव है, मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, और ये वैल्यू किस में हमारा गिवन है, पॉजिटिव में गिवन है। ठीक है, अब क्या बोला गया है,
इन दोनों के बीच में एक सेंटर में पॉइंट दिया गया, वो पॉइंट है ना। तो सेंटर की पॉइंट होगी तो जाहिर सी बात है कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ओके, यहाँ तक। तो अगर हम अभी डिस्टेंस लिखें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये डिस्टेंस कितने की हो गई, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, इन दो जो चार्ज है इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, उस लाइन का सेंटर में, मतलब इस जगह में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। बेसिकली इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी किसी भी जगह में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस जगह में टेस्ट चार्ज आप प्लेस कर दो। क्या कर दो, टेस्ट चार्ज। ये हमने क्या प्लेस किया, यहाँ पर टेस्ट चार्ज हमने प्लेस कर दिया, और बस इफेक्ट देखते जाओ। तो सबसे पहले इसको करने का दो तरीका, एक है कि आप पूरे को वेक्टर फॉर्म में लिखो, और दूसरा क्या है, आप मैग्नीट्यूड निकाल लो और डायरेक्शन को कंसिडर कर लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपना चार्ज क्या है, +1 यूनिट का। यहाँ पर आपका चार्ज क्या है, प्लस है। यहाँ पर चार्ज आपका क्या है, माइनस है। तो ये प्लस है, ये अमाउंट बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। ये प्लस है और ये चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। मतलब क्या होगी, लेफ्ट टू राइट, है ना। बात समझ में आ गई। अब हमारे लिए डायरेक्शन कंफर्म हो गया, क्या होगा, टूवर्ड्स क्या होगा, ओपी की ओर होगा। ठीक है, अब हम फोर्स माने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को किस जगह पे निकालना है, इस ओ पॉइंट पे निकालना है। और दोनों के लिए आप देखिए चार्ज की अमाउंट कितनी है, मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है। और डायरेक्शन के लिए देखो दो, एक बात याद रखना, अब दोनों बार अगर आपने डायरेक्शन को सेपरेटली निकालना है तो इस नेगेटिव को नहीं लेना है, केवल मैग्नीट्यूड को लेना है। तो जो नेट जो फोर्स होगा, है ना, वो नेट फोर्स कितना होगा, इसके अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें एक के लिए, पहला के कारण, तो इसको अगर हम E1 लिख दें तो ये वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 ये क्यू ए अपॉन कितना होगा, ओ ए दी होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो दोनों क्या है, दोनों जो है यही बेसिकली किसके बराबर है, ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज क्या है, सेम अमाउंट का लिखा है, केवल डायरेक्शन अलग है, चार्ज की सिंबल अलग है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव के कारण तो हमने डायरेक्शन पहले ही डिफाइन कर लिया, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहेंगे, तो कितना होगा, इसको ट्वाइस कर दो, बस काम खत्म, 4πε0 है ना। और आइदर ऑफ चार्ज जो Q है वही QB के बराबर है। इस जगह हम डायरेक्टली लिख लेंगे, ये वैल्यू कितना लिख लेंगे, ये वैल्यू लिख लेंगे 3 × 10⁻⁻6 कूलम। और OA की वैल्यू कितनी हो गई, ये 10 × 10⁻⁻2 दी होल स्क्वायर। ये हो गई अपनी कैलकुलेशन। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 5.4 × 10⁻6। बात समझ में आ रही है, 10⁻6 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई अपने। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, अब क्वेश्चन बी में उसको भी देखो, क्वेश्चन बी क्या पूछा है, क्वेश्चन बी पूछा इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम इसका सेकंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास ये चार्ज हमारा QA था और यहाँ पर हमारा चार्ज क्या था, QB था। इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन थी, इसके सेंटर में एक पॉइंट हमारा O था, ये पॉइंट A, ये पॉइंट O, ये पॉइंट अपना B। इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला, 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इतने। अब क्या बोला गया हमको क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पे हम एक काम करो, एक नेगेटिव चार्ज रखो। क्या चार्ज रखो, नेगेटिव चार्ज रखो, और उसकी अमाउंट आपको बता दी गई, कितने बताई गई, कितनी अमाउंट बताई गई, 1.5 × 10⁻⁻19 कूलम। बोला गया कि इस पर लगने वाली फोर्स की आप वैल्यू पता करो। तो हमको जनरल फॉर्मूला पता है,
फोर्स की फार्मूला कितनी होती है, Q टाइम्स E। ये Q क्या है, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है और उस चार्ज जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो इस पॉइंट पे ही हमारा चार्ज रखा गया वो पॉइंट पे, और वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही निकाल चुके हैं कि नहीं। तो अब सीधे गुना कर देते हैं हम इसको, कितनी हो गई 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5.4 इंटू 10⁻⁶, है ना। ये दोनों का जब हम सॉल्व कर देंगे आपको दिखने को मिलेगा ये वैल्यू आएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक है, आप भी सॉल्व करके इसको देख लो, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या था कि जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस जगह में यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करना, आपको प्लेस करना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देना और बस इफेक्ट देखना है। सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप डायरेक्शन को सेपरेट निकाल रहे हो और फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेपरेट निकाल रहे हो तो फिर चार्ज के साथ जो माइनस प्लस का सिंबल रहेगा आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। और अगर आप पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में निकाल रहे हो तब आप डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो। मतलब क्या, एट ए टाइम आप दोनों चीज को नहीं ले सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। वो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, मतलब 1.9 है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज है। कैसा अपने पास दो चार्ज है। पहला चार्ज है QA का वैल्यू दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा कितना दिया है QB, ये दिया है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, सेम अमाउंट का दिया है। अब दोनों का लोकेशन दिया है। ए पॉइंट जो है अपना वो क्या गिवन है 0 0 10⁻⁻15, ये वाला पॉइंट, मतलब क्यू ए वाला जो चार्ज है इस पॉइंट पे है और क्यू बी वाला चार्ज इस पॉइंट पे है। तो बी का पॉइंट हम निकाल लें 0 0 15, मतलब ये क्या गिवन है एक्स वाई और जेड की वैल्यू गिवन है। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, है ना, ये अपना एक्स हो गया, ये अपना वाई हो गया, तो इधर कहीं प्लस जेड होगा, है ना, इधर कहीं प्लस जेड होगा, तो इसके पीछे जाहिर सी बात है क्या होगा आपका माइनस जेड होगा, मतलब जेड डैश होगा। तो जेड डैश में इसी किसी पॉइंट पे, इस कोई पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है हमारा और ये लोकेशन में हमारा चार्ज गिवन है, ये पॉइंट कितना हो गया अपना 0 0 कितना हो गया -15। ठीक है, और इस जगह में यहाँ कहीं क्या होगा अपना बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट कितने का होगा 0 0 क्या +15। तो अब देखो ए टू बी का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ये वैल्यू कितना होगा, ये +15, ये -15। तो डिस्टेंस आपको पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो क्यू ए गिवन हो गया, क्यू बी गिवन होगा, हमको क्या निकालना है डिस्टेंस निकाल लेना पड़ेगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा, है ना, तो जो ए बी जो डिस्टेंस आएगी अपने पास वो कितना आएगा, सीधी सी कैलकुलेशन कर लो, तो कितने आएगी 30 सेंटीमीटर, है ना, और इसको आप लिखोगे 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आपको क्या पूछाएगा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि भाई आपको टोटल चार्ज सिस्टम का बताना है ना। तो टोटल चार्ज अगर आपको बताना होगा तो टोटल चार्ज आप कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज क्यू टोटल बराबर कितना होगा क्यू ए प्लस क्यू बी। अब देखो क्यू ए का वैल्यू सेम है क्यू बी के साथ, केवल एक नेगेटिव सिंबल है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये पहला का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन में क्या पूछा, आप ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को, भी बहुत आसान पूछा गया है, उसमें कोई टफ चीज़ है नहीं। आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। सिस्टम का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो फार्मूला होता है P इजिकल टू कितना होता है आइदर ऑफ चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस, इसको हम लोग 2L लिखते थे। ये क्या था, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो आइदर ऑफ चार्जेस का वैल्यू कितना होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻17 कूलम हो गया अपना। ठीक है, और डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस
कितना होगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो इसको पूरी को सॉल्व कर लेंगे तो सीधे दिख रही है ये कितना होगा 7.5 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा आपका -7। ओके, 10⁻⁻7 क्या आएगा यूनिट में, ये यूनिट कितना आ जाएगा अपना, ठीक है। ये हो गया अपना चार्ज के लिए कूलम और इसके लिए मीटर, तो अपना यूनिट क्या आएगा कूलम मीटर, आंसर हो गई, ठीक है। इसमें तो कोई सॉरी 10⁻⁻7 नहीं, ये फिर एक पॉइंट कट जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ये 2.5 और 10⁻⁻7 ये 0.3, तो इसका यहाँ रेज कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा और 7 ये बेसिकली 10⁻⁻8 होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर है बात, क्या होगा कूलम्ब मीटर। और अब सवाल है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ रखा गया बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन क्या होगी बी टू ए, है ना। तो इसको अगर हम लिखें तो सीधे बोल सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी बी टू ए होगी। क्लियर है बात का आंसर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा होपफुली। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है आप देखिए उसको, ये आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन क्या दिया है एक डाइपोल दिया है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट गिवन है, डाइपोल मोमेंट गिवन है मतलब पी की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है आपका 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीटर, ठीक है। सेकंड क्या दिया है अलाइंड विथ 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दिया है 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी देगा रखी है 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। को क्वेश्चन निकालने बोला क्या कैलकुलेट द टॉर्क, तो टॉर्क की फार्मूला कितनी होती है, टॉर्क की फार्मूला होता है P क्रॉस E, और इसको हम लोग लिख सकते हैं PE साइन थीटा। सीधे वैल्यू पुट कीजिए, P की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। E की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻4 और साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 1/2 1/√2, आपको तो याद होगा √3/2 और 1, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो ये 4 टाइम्स 5 मैं कांस्टेंट को लिख देता हूँ, और ये सारे वैल्यूज हो गए 1/2 और ये 10 की पावर वाले को अब यहाँ लिख देता हूँ 10⁻⁻5 बच गया, ये 4 है प्लस में और ये माइनस में 9 है, तो वैल्यू कितनी होगी -9 + 4 तो -5 बचा अपने पास, तो पावर में -9 5 हो गया, ओके। अब 2 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 टाइम्स 10⁻⁻5। होपफुली आपको समझ में आ गया, किसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 और इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर, ओके। टॉर्क की वैल्यू ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई। होपफुली आपको समझ में आ गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं, ठीक है, केवल फार्मूला डालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो ये बेसिक क्वेश्चन है चार्ज का। चार्ज का बेसिक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसा पूछा गया कि एक पॉलीथीन है, ठीक है, और उसको रब किया गया ऊन के साथ, ठीक है, और क्या पाया गया है कि उसमें एक नेगेटिवली चार्ज मिला, कितने का मिला वो चार्ज, वो क्यू का अमाउंट मिला गया आपको कितना 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना चार्ज मिला रब करने के बाद। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम व्हिच टू व्हिच, है ना। एंड बी इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप ये बताओ कि अगर इतना चार्ज किया है तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो पहली बात है कि जब हम पॉलीथीन को किसके साथ रब कर रहे हैं वूल के साथ रब कर रहे हैं, किसको पॉलीथीन को, पॉलीथीन को वूल के साथ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक से दूसरे में क्या ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जब हम कोई भी पॉलीथीन को वूल के साथ रब करते हैं तो मैंने बताया था आपको इसका सीरीज
वूल आपका क्या हो जाएगा, वूल आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और पॉलीथीन आपका क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अगर पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हुआ, इसका मतलब चार्ज वूल से किस में ट्रांसफर हुआ, पॉलीथीन में, क्योंकि ये लिया है ना, तो लेने वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसने दिया है तो इसलिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। अब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज कितने का दिखाएगा, 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो हमको पता है Q बराबर कितना होता है, n क्या है, नंबर है ना, तो ये बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेज होगी। तो हम निकाल सकते हैं n का वैल्यू कितना होगा, Q/E। Q का वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁷, और इलेक्ट्रॉन ये भी कूलम में, E का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद कितना आ जाएगा, 1.87 × 10⁻12। इतनी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गई है ना। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स वूल से किसमें ट्रांसफर हो गया, पॉलीथीन में, तब ये वूल हमारा कितना पॉजिटिव चार्ज राइज करेगा, 3 × 10⁻⁷ कूलम। बात समझ में आ गई, इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जब ये वूल से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसमें, पॉलीथीन में, है ना, कितना ट्रांसफर हुआ ना, ट्रांसफर हुआ इसकी वैल्यू 1.87 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, और जिसके कारण ये वूल पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कितने अमाउंट का, इसमें चार्ज राइज हुआ पॉजिटिव का 3 × 10⁻⁷ कूलम का। अब क्वेश्चन है कि जब चार्ज ट्रांसफर हुआ क्या इसमें मास का चेंज होगा, तो आंसर क्या होगा, यस, मास का चेंज होगा। हमको पता है ये इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1 × 10⁻31 kg, ये बहुत मिनिमम मास है। तो अगर हम निकालना चाहें कि मास कितना ट्रांसफर हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना मास ट्रांसफर हुआ, इतना, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1.87 × 10⁻12। तो टोटल मास ट्रांसफर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कैलकुलेशन करने के लिए बोला नहीं है, आप कुछ कर सकते हो। तो वैल्यू क्या करोगे, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, इंटू n से गुना कर दोगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है 9.1 × 10⁻31 kg, है ना, ये हो गया kg, और ये तो नंबर है, नंबर से गुना कर दो 1.87 × 10⁻12। देखो ये 10⁻31 है और ये 10 कितना है, 12 है, तो इसकी ऑर्डर किस में रहेगी, ऑर्डर जो रहेगी इसकी 10 की वो नेगेटिव में ही रहेगी, है ना, अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर किस में रहेगी, आपका नेगेटिव में रहेगी। इसका मतलब ये जो मास है ये मिनिमम मास है, क्या है ये, बहुत ही मिनिमम है, जो कि हमें फील नहीं होता, पता ही नहीं चलता, है ना, फील नहीं होता है। लेकिन जो सवाल है कि मास ट्रांसफर का, तो आंसर क्या होगा, हाँ, मास ट्रांसफर होगा, दैट इज मिनिमम अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट का। ओके, समझ में आ गया आपको होपफुली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए क्या पूछा है, ये 12वां नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। क्या पूछा गया, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर, एक ए और एक बी, हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा बोला है। क्या बोला है कि एक ए है और एक बी है ना, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इट द चार्ज ऑन ईच अदर इज, इतना कूलम दिया है, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल बोला गया है, कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को क्या करना, आपको कंपेयर करना है। तो सीधी सी बात है कि इंसुलेटेड दो आपके पास कॉपर चार्ज स्फीयर दिया है और दोनों की चार्ज कितनी बोली गई है, तो क्यू ए की वैल्यू भी कितनी है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। सिमिलर चार्ज किसमें होगा, क्यू बी में भी होगा, है ना, दो स्फीयर होगा, ऐसा कोई स्फीयर ए है और ऐसा कोई स्फीयर बी है, लेकिन इनका रेडियस नेग्लिजिबल बोला गया, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना बोला गया, वो 50 सेंटीमीटर है। तो आर की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, 50 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 × 10⁻² मीटर। हो गई बात खत्म।
अब कुछ नहीं करना, फोर्स ऑफ रिपल्सन आपको निकाल लेना। तो एफ की वही बेसिक फार्मूला आपको यूज करना है। क्या करना है, 1/4πε0 Q1 टाइम्स Q0 2/r²। सारे वैल्यूज हमको पता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ हमको पता ही है। और सेम चार्ज इसलिए स्क्वायर कर देते हैं सीधे सीधे, 10⁻⁷ की स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0.5 मीटर। तो यहाँ से हम 0.5 मीटर की स्क्वायर कर देंगे। इसकी अगर हम सॉल्व कर लें सारे वैल्यू, तो सॉल्व करने के बाद ये पूरी जो कैलकुलेशन आ जाती है, ये आ जाएगी 1.52 × 10⁻² न्यूटन। ओके, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। क्लियर है बात। अब बी नंबर में इसका क्वेश्चन में आइए। बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई अगर हम रेडियस को हाफ कर दें, क्या कर दें हम, रेडियस को हाफ कर दें, और क्या कर दें क्वेश्चन में, देख लेता हूँ नेक्स्ट। इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा है, What is the force of repulsion if each sphere is charged double of the above amount and the distance between them is half? तो अगर हम चार्ज को क्या कर लें, डबल कर लें, तो QA की वैल्यू अपने कितनी थी, इसकी वैल्यू अपने पास थी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। इसकी अगर क्या कर देना, डबल कर देना है ना, तो QA को अगर हम डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर, और 6.5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 10⁻⁷। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करके लिख लेंगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1.3, और देखिए 10⁻, कितना आएगा 6 कूलम। ये किसके बराबर हो जाएगी, ये न्यू चार्ज है ना, तो हम ये लिख लेते हैं Q' A = Q' B का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 1.3 × 10⁻6 कूलम। और क्या बोला गया हमको, रेडियस को हमने क्या कर दिया, इसका रेडियस को हमने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया है ना। तो रेडियस को जब हम हाफ कर देंगे तो r' की वैल्यू r/2 कर देंगे। r की वैल्यू 0.5 था, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0.25 मीटर। सारे वैल्यूज आ गए। अब फटाफट पुट कर देते हैं, फोर्स की वैल्यू निकाल लो आप। तो फोर्स की वैल्यू सीधे सीधे हम निकाल देंगे। इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे, इतना नए लंबा कैलकुलेशन नहीं किए। 1/4πε0 QA' QB' r' होल स्क्वायर। सारे वैल्यू डाल दो, 9 × 10⁹ और ये 1.3 × 10⁻⁻6 होल स्क्वायर अपॉन 0.25। ये 0.25 आ गया, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम। तो इसकी पूरी वैल्यू सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू आपको देगा 0.243 न्यूटन। बस इतना आपको सॉल्व करना था। ओके, तो जब हम क्या करेंगे, जब हम दोनों के जो स्फीयर्स हैं उनके जो चार्ज को क्या कर देंगे, डबल कर दिए थे, है ना। और डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया था, ये चार्ज को हमने क्या कर दिया था, डबल कर दिया था। डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया था, हाफ कर दिया था। तो जो हमारा चार्ज इतना हो गया था। कभी कभार पूछता है कि चार्ज रिड्यूस कितना होगा, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने NCERT का जो प्रॉब्लम्स था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। 1.1 से शुरू करके 1.12 तक, मतलब 1.12 तक। ओके, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे 1.13 से लेकर 1.24 तक। ओके, तो नेक्स्ट सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए।